तो बच्चों आज हम लोग इसमें बात करते हैं मैटर वेव्स के बारे में। मैटर वेव क्या होती है इसको समझेंगे। और मैटर वेव्स हैं तो वेवलेंथ भी होगी, उस पर बातचीत करेंगे। हमने अभी तक ये बात कर ली है कि जो लाइट का बिहेवियर है वो दोनों तरह का है। मतलब वो वेव की तरह का है जो ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, और पार्टिकल जैसा भी बिहेवियर लाइट का है जो फोटोन थ्योरी बताती है। ठीक, फोटोन तो बहुत हल्का होता है, इतना हल्का कि उसका रेस्ट मास 0 माना जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो फोटोन के मुकाबले भारी हुआ। तो वैज्ञानिकों का भी सवाल ये उठा, क्या इलेक्ट्रॉन का भी दोनों तरह का नेचर होता है, वेव और पार्टिकल, या और जगह भी दिखता है? इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल जिस इंसान ने एस्टेब्लिश किया था उनका नाम है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की रेपुटेशन बना दी पूरी। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जिस पर इतना मास और इतना चार्ज है। ये दो चीजें बताती हैं दिमाग में कि अच्छा वो एक ऐसा छोटा सा पार्टिकल होगा जिसका कुछ ये मास है और जिस पर ये चार्ज है। उन्हीं के बेटे जीपी थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को प्रसिद्धि दिला दी भाई एज अ वेव बीटा रेज में, बीटा डीटे रेडियो एक्टिव में। तो जो बीटा रेज हैं वो इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं, और क्योंकि वो रेज हैं तो वो वेव नेचर शो करती हैं। और एज अ वेव ये चीजें आई बाद में। तो सवाल ये उठा कि क्या हर किसी का दोनों तरह का नेचर होता है, वेव नेचर भी पार्टिकल नेचर भी? तो फ्रेंच साइंटिस्ट आते हैं आगे, डी ब्रॉगली। क्या नाम है? डी ब्रॉडली। इस बात के लिए नोबेल अवार्ड मिला डी ब्रॉडली को। डी ब्रॉडली ने कहा कि हर एक पार्टिकल के साथ ऐसा होता है कि उसके दोनों तरह के नेचर हैं, और इसके लिए इन्होंने लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी ये फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला बहुत सरल लगता है, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा लगता है, लेकिन बच्चों ये पहला ऐसा फॉर्मूला है जो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी फॉर एवरी सब चीजों के लिए साबित करता है। मतलब इसमें लैम्डा है जो वेव नेचर को शो करता है किसी भी चीज के, और इसमें मास है तो मास मतलब पार्टिकल नेचर को शो करता है। तो जो पार्टिकल नेचर होगा उसी का मास होता है, हमारे दिमाग में ये परसेप्शन है। और जिसमें लैम्डा होता है उसमें वेवलेंथ है तो वेव नेचर होता है, और इस फॉर्मूले में दोनों हैं। तो इन्होंने कहा कि हर एक पार्टिकल या हर एक चीज जो आप दुनिया में देख सकते हैं समझ सकते हैं सबके ड्यूअल नेचर है। बात यह है कि कौन सा डोमिनेंट होगा। नॉर्मली हम बच्चों अपने आसपास जो चीजें देखते हैं सब रुकी हुई ज्यादा दिखती हैं। हाँ, रोड पे जाएंगे तो गाड़ियां चलती हुई दिखेंगी। अब आप कहेंगे कि साहब मुझे मोटरसाइकिल जा रही थी, वेव जैसा कुछ नहीं लगा। तो मोटरसाइकिल पे आदमी बैठा है और मोटरसाइकिल है, दोनों का मास यहाँ रख दीजिए, वेलोसिटी भी रखिए, लैम्डा जो वेवलेंथ आएगी वो कुछ आ जाएगी। अब आपको ये मालूम है कि हमारी जो आंखें हैं वो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक ही नॉर्मली देख पाती हैं, ऐसा मालूम है या नहीं? यस सर। विजिबल रेंज। अरे भाई, तो वेव विजिबल रेंज में आएगी तभी तो दिखेगी, इसके अलावा भी तो रेंज है। बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, अल्ट्रा वायलेट और बाकी विजिबल में वायलेट तो आ ही जाता है, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, बहुत सारी वेव है और भी।
पूरा स्पेक्ट्रम पे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कहना ये चाह रहा हूं कि कोई भी मोटरसाइकिल दौड़ रही हो, साइकिल जा रही हो, बस हो, कोई हमने पत्थर फेंका कहीं, हर एक चीज जो मूव करती है वी होना चाहिए ना। तो आप Yes, sir. वेवलेंथ भी हो। अब कोई चीज आपके सामने रुकी हुई है, आपका टीवी रुका है जितनी देर से आप देख रहे हैं, तो वी अगर नीचे जीरो की तरफ जाएगा तो लैम्डा इंफिनिटी की तरफ जाएगा, लैम्डा इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी जीरो की तरफ जाएगी, फ्रीक्वेंसी 1/लैम्डा वी। Yes, sir. फ्रीक्वेंसी जीरो की तरफ जाएगी तो कहां से दिखेगी वेव? तो ये जो आर्टिकल है जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये मैटर वेव्स का क्या मतलब है, आप सोचिए कि जो कोई भी मैटर है, यहाँ मैटर मतलब फिजिक्स के हिसाब से हम मतलब जिसको आप मैटर कहते हैं उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड हमेशा होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं हर किसी का वेव नेचर होता है। बच्चों प्रॉब्लम यह है कि इन चीजों को पढ़ने के लिए न्यूटोनियन फिजिक्स नॉर्मली कई बार फेल हो जाती है। जो सब एटॉमिक लेवल के पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक समझो क्या हुआ, एटम से नीचे, एटम से नीचे क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, आपने तो यही पढ़े हैं। अब Yes. तो उसमें भी 100 से ज्यादा एलिमेंट्री पार्टिकल है बच्चों, वो अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांच है। एटम के अंदर कह रहा हूं मैं ये, आपने तो 3 पढ़े। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल है बच्चों, उन पर न्यूटोनियन फिजिक्स जो है, क्लासिकल मैकेनिक्स अच्छा काम नहीं कर पाती। उनको समझने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स में जाना पड़ता है। तो जो ये क्वांटम का कंसेप्ट आया, यहाँ से पूरी ब्रांच डेवलप होती है, क्योंकि हमारी परंपरागत सोच ध्वस्त हो जाती है यहाँ। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, तो मैटर वेव्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ। Yes, sir. आप ऐसे समझिएगा, नॉर्मली 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का 4 जीरो लगाओ भाई, और 10,000वां हिस्सा, 8 सेंटीमीटर का 10,000वां बनाएंगे तो कितना छोटा बनेगा, सोच ही सकते हो यार। इससे नीचे जो है वो उनपे सब पे क्वांटम फिजिक्स ज्यादा ही लग पाएगी, और उससे ऊपर आप दोनों लगा सकते हो। तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि जब हम 11th की मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वो बहुत एलिमेंट्री चीज है, क्योंकि हम बड़ी बॉडीज जो पढ़ रहे होते हैं ना मैकेनिक्स में, सामान्य एक पत्थर घूम रहा है, प्रोजेक्टाइल पाथ है, सर्कुलर मोशन है, पढ़ते हैं ना द्रव। तो वहां साइज नॉर्मली Yes. बड़ा हम मान के चल रहे होते हैं, कोई चीज बड़ी चीज हो। तो बच्चों इसको ऐसे समझना आप कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, परंपरागत, उसमें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स भी शामिल है वैसे, और उसका जनरलाइज्ड फॉर्म जो है पूरा वो क्या है, क्वांटम। क्लासिकल मैकेनिक्स की जो फिजिक्स कर लीजिए, क्योंकि इसमें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वेव सब आ जाती हैं पहले परमाणु, क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स ज्यादा ब्रॉड अप्रोच है, जो क्लासिकल को तो समझा ही देती है, उनको भी एक्सप्लेन कर देगी, लेकिन जो क्लासिकल की रेंज से बाहर है उन चीजों को भी समझा सकती है। जैसे फोटोन का कंसेप्ट क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं मान सकती, क्योंकि वहां मास जीरो का मतलब पार्टिकल हो ही नहीं सकता, लेकिन फोटोन है, और फोटोन के आधार पर ही सारी चीजें हैं। पहले फोटोन है ना शुरू में, तो आप समझ रहे होंगे, वरना फोटो इलेक्ट्रिक नहीं होता। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का ये जो कंसेप्ट है ये लाजवाब। तो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये जो काम किया था, कोई लैब में नहीं, वो तो क्लरिकल ऑफिस के तौर पर पेटेंट ऑफिस में काम करते थे, ये कंसेप्ट दिया, और आज क्वांटम अपने आप लाजवाब ब्रांच है फिजिक्स की। क्या मैं इतना समझा पाया आप लोगों को?
Yes, sir. हाँ, तो क्वांटम क्या होती है, फिजिक्स लोग बात करते रहते हैं, लोगों को ये समझ नहीं आता कि हमारे जो ट्रेडिशनल फिजिक्स साइंस है, पहले वो पढ़ाओ, क्लासिकल पढ़ाओ। पहले क्लासिकल में क्या क्या पढ़ाओ, जो पिछले साल पढ़ाया भाई, मैकेनिक्स पढ़ाई, सब क्लासिकल है। और क्या पढ़ाई, साउंड वेव, वेव्स जो है, ऑप्टिक्स में भी वेव्स, जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, वो सब Yes, sir. क्लासिकल है बच्चों। तो क्वांटम हर चीज एक्सप्लेन कर सकती है। क्लियर हो गया? हाँ सर. हाँ चलो ठीक। तो यार मैटर वेव पे इतना ही समझाना था मुझे, कोई ज्यादा कुछ नहीं। बस मालूम है अब एससी वर्मा से। आप ये पेज नंबर मैं आपको बता दूं, 359 है मेरी किताब में, इसको जरा सा पढ़ लेना बस। इतना ही था ये, वैसे कुछ था नहीं, पढ़ना जरूरी है। अब मैं आपको एक सवाल कराता हूँ, एक न्यूमेरिकल, देखें आप लोगों की समझ कुछ बन भी पा रही है नहीं। चलिए क्वेश्चन लिखिए तो, हाउ मेनी photons are emitted how many photons are emitted per second by a 5 millivolt laser source operating at 632.8 nanometer। आपको मालूम है लेजर लाइट क्या होती है? मानवेंद्र, सर नहीं. बेटा जो नॉर्मल लाइट होती है, अब टॉर्च से जला के देखिएगा, तो उसका जो नॉर्मल लाइट होती है वो ऐसे चलती है, देखना टॉर्च से ऐसे ऐसे फैल जाती है, नहीं आगे को लाइट। Yes, sir. तो ये सोचा गया कि अगर लाइट फैले ना, बिल्कुल 80 डायरेक्शन में ऐसे चले, तो ये हाईली फोकस्ड लाइट होगी, सीधे सीधे, दैट इज लेजर। तो LASER जो लेजर है, इसका मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर की फुल फॉर्म क्या होगी? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये लेजर की फुल फॉर्म होती है। तो लेजर आप कॉलेज लेवल पे फिजिक्स अगर जो पढ़ेंगे उस पर पढ़ते हैं। तो लेजर ऐसी लाइट है, लाइट का ही एक थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है लाइट को ऐसे कि वो डाइवर्ज ना करे, वो सीधे फोकस रहे। अगर कोई चीज सीधे फोकस रहती है तो उसकी एनर्जी बहुत होती है। तो लेजर की एनर्जी कम ज्यादा की जाती है। ये जो है लेजर लाइट से अगर आप यहाँ से डालेंगे तो वो सीधे सीधे फैलती नहीं है, और वो सीधे वहीं पर पड़ेगी। अब इससे आप क्या क्या काम कर सकते हैं ये देखिएगा। आपने आंखों का ऑपरेशन सुना है लेजर से? Yes, sir. हाँ, वो सॉफ्ट लेजर हुआ, इतनी हल्की लाइट कि आंखों के रेटिना पे जो एक पर्दा जैसा छा गया है, उस पर्दे को ध्वस्त कर दे, लेकिन रेटिना को नुकसान ना पहुंचा पाए। बहुत ही अल्ट्रा सॉफ्ट, थोड़ा हार्ड वाला लेजर बताता हूँ। किडनी स्टोन सुना है, पथरी हो जाती है। Yes, sir. हाँ, तो आप उसको ना लेजर से पेशेंट को लिटाइए,
उसका अल्ट्रासाउंड करके देखिए किस लोकेशन में है, ठीक उस लोकेशन पर लेजर लाइट डालिए। लेजर जो है उस पथरी को तोड़ तोड़ के चूरा बना देती है अंदर, और फिर खूब पानी पिलाते रहिए, धीरे धीरे वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएगी, हो गया, सर्जरी की जरूरत ही नहीं है। और बड़ा लेजर और पावरफुल बनाए तो पावरफुल बनाने पे डिपेंड करता है कितनी पावर की लेजर बनाए। लेजर अगर इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाए तो वो पूरा लोहे को गला सकती है, वो लोहे की सीट को काट भी सकती है। लेजर कटिंग जो होगी तो वो कटिंग इतनी स्मूथ होगी कि दुनिया में उससे ज्यादा स्मूथ कटिंग पॉसिबल ही नहीं है, वो काट भी सकती है सीट कटिंग। तो स्पेस शटल और ये जो होती है तो उनकी कटिंग इतनी फिनिशिंग इतनी जबरदस्त होती है, वो आप लेजर से कर सकते हैं। तो लेजर से आप डायमंड कटिंग भी कर सकते हैं। तो लेजर की जो पावर है वो कंट्रोल करनी पड़ती है। तो हॉलीवुड मूवी में लेजर से बने हुए हथियार और गन होंगी, और वो जिस पे पड़ेंगी बस उसे खत्म कर देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो बच्चों ने एक तरीका देखा है जो डिस्ट्रक्टिव ज्यादा है, मैं बता रहा था कंस्ट्रक्टिव। क्लियर हुआ? यस सर। तो ठीक है, लेजर के बारे में अभी इतना काफी हुआ, ये तो एक सामान्य जानकारी थी बेटा, क्योंकि जो ऑर्डिनरी लाइट है वो फैलती है, बहुत ज्यादा डाइवर्ज हो जाती है। जो फोकस्ड रहता है वो एनर्जेटिक है जिंदगी में उसके। अब यहाँ पर बताइए कितने फोटोन आपको पढ़ेंगे। आपके पास पहले फोटोन की संख्या बाद में, पहले वो निकालो, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा। H कितना होता है 6.6 10 to 3 power into 10 की पावर -34। वेरी गुड। C कितना हुआ सर 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक जोड़िए, अपॉन वेवलेंथ कितनी है 632.8। 662.8 ये तो नैनोमीटर है, तो मीटर में क्या होगा -9। तो ये तो कैलकुलेशन है, मैं सीधे किताब से उठा के लिख दे रहा हूँ। एस सी वर्मा सर ने करवाया है क्वेश्चन, 3.14 इंटू 10⁻⁹ जूल। इतनी एनर्जी हर एक फोटोन के पास है, ठीक हो गया। तो भाई आप लेजर बीम के पास कितनी एनर्जी है वो देख लीजिए। तो उससे इतने में एट फोटोन निकल रहा है। टोटल एनर्जी कितनी है क्वेश्चन में देखिए तो, पर सेकेंड 5 मिलीवोल्ट। यस सर। तो फिर इतनी एनर्जी से कितने निकलेंगे, मान लो n फोटोन निकले तो 8 फोटोन n इंटू 8 फोटोन की एनर्जी टोटल 5 इंटू 10 की पावर -3। अरे भाई 8 फोटोन की एनर्जी इतनी है तो n फोटोन की कितनी होगी, यही तो निकलेंगे। यस सर। हाँ तो बस n आ जाएगा, सॉल्व हो गया। तो n इक्वल टू किताब से सीधे डिवाइड कर 1.6 इंटू 10 टू द पावर, पता नहीं जितना भी है 16 होगा शायद। इतने फोटोन निकल रहे हैं भाई पर सेकंड लगभग। लेजर लाइट है, फोटोन निकल रहे हैं बेटा ये। अब ये फोटोन किसी मेटल सरफेस पे पड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे, इतने थोड़ी निकलेंगे, सारे फोटोन थोड़ी निकाल सकते हैं। फोटोन तो जब मेटल पे पड़ेंगे तो एटम के बाकी हिस्से पे भी तो पड़ेंगे।
तो केवल जो Yes. फ्री इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं उन्हीं पे उनका कोई मीनिंग है, बाकियों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। क्या मैं समझा पाया? Yes, sir. अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जो क्वेश्चंस हैं आप लोग अपनी किताबों से कर रहे हैं या नहीं, या वो मेरे सर कर भरोसे? रहे हैं। अच्छा, तो आज ये सारे कर लीजिए। मैं आज दिन में सोच रहा हूँ कि आपको स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ाऊं, ठीक है? Yes. फोटो इलेक्ट्रिक पूरा निपटाइए। फोटो इलेक्ट्रिक जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनमें से एक, तो सारे क्वेश्चन अपनी बुक से ट्राई करिए। दिन में हम लोग आज 3 बजे मिलेंगे और स्पेक्ट्रम क्या होता है मैं आज ये समझाता हूँ आपको, ठीक? चलिए करिए। Okay, sir.